बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 179 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 180 मुलाहिजा फरमाएं। अब उसका एक बाजू हवा में बुलंद था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई डूबता हुआ शख्स किसी को मदद के लिए पुकारने और अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा हो। यानी उसने अपना हाथ बंशों से आज़ाद करा लिया था। अब वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो, जल्दी से मेरे हाथ भी खोलो, मैंने गोया तड़प कर कहा। बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट तेज होती जा रही थी। कैथरीन मुस्कुराते हुए फुर्ती से उठ बैठी। एक हाथ आजाद हो जाने की वजह से उसके दूसरे हाथ पर रस्सी ढीले ढाले अंदाज में बंधी रह गई थी। कैथरीन ने उसे तार फेंका, लेकिन उसके पांव अब भी बंधे हुए थे, जिसकी वजह से उसे कुछ खिसक कर और कुछ खिसट कर मेरे करीब आना पड़ा। उसने मुझे यूं दूसरे पहलू के बल लुढ़का दिया, जैसे कसाई बने हुए जानवर को ज़िबा करते वक्त बेपरवाही से इधर उधर लुढ़का देते हैं। वो मेरी बंशों से उलझने लगी तो मैंने पूछा, तुम्हारा हाथ कैसे आज़ाद हो गया? शायद ये सिनफ़े नाजुक होने का एक और फ़ायदा था। वो खुशगवार लहजे में बोली, शायद मेरे हाथ इस सख्ती से बांधे भी नहीं गए थे जिस सख्ती से तुम्हारे बांधे गए हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर ख्वाह मैं कितनी ही सख्त जान साबित हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैरों में जो लचक और नरमी है वो तुम्हारे हाथ पैरों में नहीं हो सकती। अल्लाह न करे, मैंने जल्दी से कहा। वो गोया मेरी बात अनसुनी करके नहायत धीमी आवाज़ में बात जारी रखते हुए बोली, वो मनहूस छोटी नस्ल का बकरा जब तुमसे बक बक में उलझा हुआ था, उस तमाम वक्त में मैं अपने हाथों को सुकेड़ सुकेड़ कर रस्सी के फंदे से निकालने की कोशिश ही करती रही थी। इस कोशिश में मेरा हाथ छिलकर रह गया है। इस वक्त जो काम तुमने दिखाया है, इसमें तो अगर तुम्हारे हाथ की खाल भी उतर जाती तो परवाह नहीं थी। मैंने दबे दबे जोश से कहा, हाँ तुम्हें भला क्यों परवाह होती, वो तो मेरे हाथ की खाल होती ना। वो मेरी पसलियों पर हल्का सा घोंसा रसीद करके बोली, तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि तुम्हारे हाथों पर कुछ ज्यादा ही पेचीदा और ज्यादा ही सख्त किस्म की गिरें लगी हुई हैं, मुझसे नहीं खुल रही। शायद वो लोग तुम ही से सबसे ज्यादा खौफजदा थे, उन्हें नहीं मालूम था कि असल फितना तुम हो। मैंने करा कर कहा, अब बातें मत किए जाओ, तख्त पर से वो तलवार उठाओ और रस्सियां काट डालो। तख्त तक जाने के लिए उसे खुले दरवाजे के सामने से गुजरना पड़ता। उसने पहले जरा सा आगे बढ़कर दरवाजे से झांका, फिर घिसटती हुई तख्त तक चली गई। उसने शायद बाहर झांक कर को खतरा महसूस नहीं किया था, ताहम उसने अब भी अपने पैरों की बंशें खोलने में वक्त ज़ाया नहीं किया। तलवार तख्त से उठाकर वो लुढ़कते हुई वापस आई और सरगोशी में बोली, वाह क्या शानदार तलवार है, इसे हाथ में लेकर तो खामुखा ही किसी की गर्दन काटने को जी चाहता है। वाकई कम ज़रफ़ के हाथ में हथियार खतरनाक होता है। मैंने अफसोस ज़दा लहजे में कहा, कहीं रस्सियां काटने के बजाय मेरी कलाइयां न काट देना। मेरा जुमला पूरा होने तक वो मेरी बंशें काट चुकी थी। दूसरे हिला में उसने अपने पैरों की बंशें काट डाली। फिर वो अपने बाप की तरफ मुतवज्जा हुई, जो यकीनन बेताबी से उसका मुंतजिर था। बातें अपनी जगह थी, लेकिन अपना काम करने में कैथरीन ने कोई ताखीर नहीं की थी। चंद सेकंड में उसने चार्ल्स को भी बंशों से निजात दिला दी थी। मैं उस दौरान कलाइयों को रगड़ कर खून की गर्दिश सही तौर पर बहाल कर चुका था। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाओ जल्दी से यह तलवार मुझे दे दो, इस वक्त हमारे पास इसके सिवा कोई हथियार नहीं है। वो तलवार मुझे देते हुए बोली, ये लो, अकलौता हथियार भी तुम रख लो। सच है, मर्द बड़े ही खुदगर्ज होते हैं, तुम्हें तलवार की क्या जरूरत है, तुम तो नजरों के तीर चलाकर ही अपना काम निकाल सकती हो। नजरों के तीर, उसने हैरत से दोहराया। ये खालिस मशरकी इस्तिलाह शायद उसकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब वजाहतों का वक्त नहीं था। हरकत में रहते हुए हम जितनी बातें किए जा रहे थे वही काफी थी। मैं तलवार लेकर बाहर का जायजा लेने के लिए दरवाजे से बाहर झांकने के इरादे से आगे बढ़ा। अभी मैं एक अध खुले पट के करीब ही पहुंचा था कि यकलक थोड़े ही फासले पर कहीं से दरवाजे पर हल्की सी मशीन गन का बरस पड़ा। आधे पट के परखशे उड़ गए और मैं फौरन ही फर्श पर ऊंधा गिर पड़ा। सब मशीन गन उसके बाद भी वक्फे वक्फे से कई बार गरजी, लेकिन अब उसका रुख शायद किसी और तरफ हो गया था। अकब से कैथरीन फर्श पर रेंगती हुई मेरे करीब आई और नीची आवाज में बोली, ऊंधे क्यों गिर गए मेरे शेर, तलवार लेकर गोलियों की बुछाड़ में निकल जाओ और कुश्तों के पुश्ते लगा दो। खामोश रहो आस्तीन के सांप की मादा, मैंने नीची आवाज में मसनूई खफकी से कहा। अगर तुम्हें मुझको मरवाने का इतना ही शौक है तो वैसे ही चीख कर उन्हें मुतल्ला कर दो कि हम आज़ाद हो चुके हैं। मैं ऐसा कर गुजरती, लेकिन इस सूरत में मुझे और पापा को भी तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा, ये महंगा सौदा है। वो ठंडी सांस लेकर बोली। उसमें में अचानक ही फायरिंग का सिलसिला बंद हो गया। फिर दौड़ते कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ बढ़ती सुनाई थी। मैं तलवार संभाल कर उछल कर उठ खड़ा हुआ। मैं शकिस्ता दरवाजे की ओट में था और किसी शख्स के अंदर दाखिल होते ही उसकी गर्दन उठा देने के लिए बिल्कुल तैयार था। एक शख्स बगौले की तरह कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसकी सिर्फ झलक ही देख सका था, ताहम मुझे अंदाजा हो गया कि वह हमान था। मैंने तेजी से तलवार घुमाई। उसकी जगह कोई और शख्स होता तो उस तेजी में अंदर आते वक्त उस गैर मुतवक्का वार से नहीं बच सकता था, लेकिन हमान की फुर्ती ने मुझे भी हैरान कर दिया। उसने जिस तेजी से गर्दन झुकाई उससे यकीनन कोई न कोई रिकॉर्ड कायम हुआ होगा, लेकिन वार खाली नहीं गया। हमान के पीछे कोई और भी अंदर अंधाधुंध भागा आ रहा था। हमान की जगह उसकी गर्दन उड़ गई। जिंदगी में पहली बार मैंने इस तरह किसी शख्स को मौत के घाट उतारा था।
एक लम्हे के लिए मैंने अपने आप को 20वीं सदी का कोई जल्लाद महसूस किया। उस शख्स की गर्दन कटकर दरवाजे के करीब ही गिर गई, मगर उसकी सर बुरीदा लाश कुछ आगे जाकर गिरी। कमरे में यकदम गोया किसी ने लहू से भरे मशकीजे का मुंह खोलकर छिड़काव सा कर दिया। इस दौरान हमान, जो अपनी झोंक में आगे निकल चुका था, गोया एड़ियों के बल घूमा। मुझे बर वक्त ही उसके हाथों में गन की झलक नजर आ गई। मैंने भी उसी की तरफ फुर्ती का रिकॉर्ड कायम करते हुए खुद को फर्श पर गिरा दिया, वरना गोलियों की बुछाड़ ने शायद मेरा बालाई धड़ छलनी कर दिया होता। हमान कमरे से भागा था तो हम तीनों के हाथ बंधे हुए थे और हम फर्श पर पड़े थे। मेरा अंदाजा था कि इस वक्त कैबन को घेरे में ले लिया जा चुका था। हमान के साथी शायद मारे जा चुके थे और वो निकल भागने का इरादा कर चुका था, लेकिन जाने से पहले हम तीनों का काम तमाम करने आया था। ताहम उसके असाब की मजबूती का अंदाजा इससे होता था कि कमरे में घुसते ही उसने अपने आप को तलवार के कति गैर मुतवक्का वार से बचाया था, और फिर कमरे में बाजी पलटती हुई देखकर हैरान होने या सूरत हाल को समझने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया था, बल्कि फौरन ही एड़ियों के बल घूमकर मुझ पर ब्रस्ट मारने की कोशिश की थी। अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और जिसामत से वो एक मामूली आदमी दिखाई देता था, लेकिन बिला वजह वो एक छलावा था। मैंने फौरन ही दूसरी तरफ को लुढ़क कर उसके दूसरे मुतवक्का ब्रस्ट से बचने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मुझे जिंदगी की आस जरा कम ही रह गई थी, लेकिन हमान की गन को दोबारा गरेना नसीब नहीं हो सका। मेरा दूसरी तरफ को लुढ़कना बेकार ही रहा, क्योंकि उसी लम्हे मैंने देखा कि गोला सा बड़ी ताकत से हमान के मुंह पर आकर लगा और वो बुरी तरह लड़खड़ा गया था। गन उसके हाथ से छूट गई और उसके दोनों हाथ अपने चेहरे की तरफ उठ गए। मैं फौरन गन उठाने के लिए झपटा और उछले में मैंने उस गोले को लुढ़कते देखा जो हमान के चेहरे से टकराया था। तब मुझे मालूम हुआ कि वो स्योबक की खोपड़ी थी। कैथरीन ने कमाल हाजिर दिमागी का सबूत दिया था। उसे और कुछ नहीं मिला था तो उसने स्योबक की खोपड़ी ही उठाकर हमान के मुंह पर खींच मारी थी, और उस वक्त उसने बाकी तोप के गोले से ज्यादा अहम काम किया था। मेरा हाथ गन तक पहुंचा ही था कि हमान ने अचानक खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। न जाने क्यों उसने कमरे में मजीद रुकने और अपनी हैरत अंगेज फुर्ती से मजीद कोई काम लेने की कोशिश नहीं की थी। शायद उसकी वजह यह रही हो कि बाहर की सूरत हाल उसके हक में नहीं थी, जिसका अंदाजा मुझे बाद में हुआ। खिड़की ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो गोया किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ उससे निकल गया। दूसरे हिले में बाहर एक बार फिर किसी गन की तड़तड़ाहट उभरी और मैं समझा शायद उसका काम तमाम हो गया। कुछ देर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही, फिर सकूत छा गया। मेरा हाथ हमान की छोड़ी हुई गन पर था, लेकिन मैं अपनी जगह साख्त रह गया। खिड़की और दरवाजे से कई आवारा गोलियां अंदर आईं और इधर उधर दीवारों में पस्त हो गईं। कुछ गोलियां बाहर की तरफ से भी 24 दीवारों से टकराई थी, जिनकी वजह से कई बार दीवारें हिलती हुई महसूस हुई थी, लेकिन ये दीवारें यकीनन काफी मोटी थीं, इसलिए गोलियां उनके पार नहीं हुई थीं। लेकिन खिड़की और दरवाजा खुला होने की वजह से फिलहाल खड़े होने का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। कैथरीन और चार्ल्स भी जमीन से चिपक कर रह गए थे। कमरे में अब एक के बजाय 2 सरबुरीदा लाशें पड़ी थीं। हमान के साथी का खून तो 24 फर्श पर काफी दूर तक फैल गया था। मैंने जब हमान पर तलवार सवार किया था और हमान के बजाय उसके साथी का सर कलम हो गया था, तो उस वक्त तलवार दरवाजे में गिरी और गड़ कर रह गई थी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था। मुझे उसको निकालने की मोहलत ही नहीं मिली थी। वो अब भी दरवाजे ही में फंसी धीरे धीरे थरथरा रही थी। कई लम्हे के सकूत के बाद कैथरीन घुटे घुटे से लहजे में बोली, क्या अब हम जिंदगी भर यूं ही कछुओं की तरह जमीन से चिपटे लेटे रहेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें जान बच जाने की खुशी में डांस करते हुए बाहर निकल जाना चाहिए? मैंने मुलायमत से पूछा। उसने खौफनाक सी नजरों से मुझे घूरा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा और लिबास जगह जगह से मिट्टी में लिथड़ा हुआ था। हालत मेरी भी उससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन उसे देख कर न जाने क्यों मुझे हंसी आ गई। तुम इन हालात में भी हंस सकती हो? वो गुर्राई। तुम भी हमान और स्योबक से कुछ कम नहीं हो। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे इन किराए के कातलों से क्यों मिला रही हो? मैंने गोया बुरा मनाते हुए कहा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हालत देखकर हंस रहा था। पूरी मलंग लग रही हो, बल्कि मलंगनी कहना चाहिए, सफेद फाम मलंगनी। ये मलंगनी क्या बहुत बुरा आदमी होता है? उसने पेशानी पर बल डालते हुए पूछा। होता नहीं, होती है। यूं समझ लो जिस तरह तुम्हारे यहाँ हपी हुआ करते थे, इससे कुछ कुछ मिलती जुलती चीजें हमारे यहाँ मलंग और मलंगनी कहलाती हैं। मैंने हमान की छोड़ी हुई गन अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। वो ओजी थी उससे पहले भी, जब हमान इस मकाम से फरार हुआ था जहां लेडी डियाना की कार को धमाके से तबाह करने की मंसूबाबंदी की गई थी, तो हमें एक इमारत में हमान की छोड़ी हुई ऐसी ही एक और इसराइली गन ओजी मिली थी। ऐसा लगता था कि ये उसकी पसंदीदा गन थी। मैं दीवार की तरफ खिसकने लगा ताकि ज्यादा महफूज गोशे में जाकर खड़ा हो सकूं, लेकिन दूसरे हिले में मुझे रुक जाना पड़ा। मेगाफोन पर कोई आवाज उभरी थी। कोई अंग्रेजी में कह रहा था, मिस्टर चार्ल्स, अगर आप बाखैरियत हैं तो कैबिन से बाहर आ जाएं। यहाँ में बाआवाज बुलंद बताएं आप किस हाल में हैं। हम कैबिन को घेरे में लिए हुए हैं। चार्ल्स की आंखों में फातिहाना सी चमक आ गई और वो अपनी तमाम दरमान की और बदहाली को भूल कर उठ खड़ा हुआ। वो मेरी तरफ देख कर बाँचें खिलाते हुए बोला। ये मेजर विल्सन की आवाज़ थी। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे मेजर विल्सन मेरा कोई बहुत पुराना शनासा था जिसे मैं भुला बैठा था, और चार्ल्स मुझे उसकी याद दहानी दिला रहा था। ये मेजर विल्सन कौन है? मैंने दरियाफ्त किया।
IM5 का एजेंट है। उसने अपने कपड़ों से गर्द झाड़ते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। IM5। मैंने हैरत से दुहराया, ये क्या बला है? बरतानिया की एक खुफिया एजेंसी। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया। वो कुछ इस तरह बाहर निकला जैसे खूब तैयार होकर बेदाग बेशिकन लिबास जेब तन करके किसी तकरीब में शिरकत करने जा रहा हो। अभी उसने दरवाजे से बाहर कदम ही रखा था कि किसी तरफ से गोली चली और वो पट से वापस कमरे में आ गिरा। वो चित गिरा था और वहीं साख्त हो गया था। मेरे दिल को शदीद धचका लगा। पापा! कैथरीन चीखी और मजीद किसी फायरिंग वगैरह की परवाह किए बगैर उस पर जा गिरी और उसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। मैं घुटनों के बल उसकी तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे गहरी सांस लेकर रह गया। चार्लोस नहाई तेजी से पलकें छपक रहा था। मैंने उसका सरतापा जायजा लिया। कहीं कोई जख्म या खून वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कैथरीन सही तौर पर उसकी तरफ देखे बगैर उसके सीने पर सर रगड़े जा रही थी। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, आहोजारी की जरूरत नहीं, तुम्हारे पापा सही सलामत हैं। उसने चौंक कर सीधा होते हुए आंखें पूछ कर बाप की तरफ देखा। वो बदस्तूर आंखें पिटपिटा रहा था। कैथरीन रोना धोना भूल कर उसका कंधा हिलाते हुए बोली, क्या हुआ पापा? आप ठीक तो है ना? मेरी नाक मौजूद है ना? चार्ल्स कराह कर बोला। हाँ मौजूद है। क्यों? कैथरीन आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी नाक का जायजा लेते हुए बोली। चार्ल्स ने खुद भी अपनी नाक पर हाथ फेर कर गोया उसकी मौजूदगी की तस्दीक की और तवील सांस लेकर उठ बैठा। उसके कमरे में गिरते ही बाहर दोबारा फायरिंग शुरू हो गई थी जो अभी जारी थी। चार्ल्स मुआजरत खाना से लहजे में बोला, मेरा ख्याल है गोली मेरी नाक को छूती हुई गुजरी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे चेहरे पर लगी है। ओह मेरे खुदाया! पापा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, कैथरीन ने कदरे बिगड़ कर कहा। उसके रुखसारों पर लगी हुई मिट्टी के दरमियान आंसुओं की लकीरें नजर आ रही थी। चार्ल्स इत्मीनान से बोला, जान निकलने की तो कोई बात नहीं। मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि तुम मेरे लिए रो भी सकती हो। यह बात आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते थे। मुझे इतना बड़ा झटका देने की क्या जरूरत थी? कैथरीन खफकी से बोली। मैं तुम्हें कोई झटका वगैरह हरगिज नहीं दे रहा था, चार्ल्स कराह कर बोला। झटका तो मुझे खुद लगा था। मुझे वाकई यूं लगा था जैसे गोली मेरे चेहरे पर पवस्त हो गई है। मैंने बाकायदा उसकी तकलीफ महसूस की थी। एक बार फिर मेगाफोन पर वही आवाज उभरी, मिस्टर चार्ल्स, कैबिन के करीब एक शख्स छुपा हुआ था। वो भी मारा जा चुका है। आप कैबिन से बाहर आ जाएं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि अंदर क्या सूरत हाल है। चार्ल्स ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और सर हिलाता हुआ यूं उठकर बाहर चल दिया जैसे कोई जबरदस्ती उसे कुएं में धक्का देने के लिए खींचे लिए जा रहा हो। इस बार किसी गोली ने उसका इस्तकबाल नहीं किया। एक लम्हे के सकूत के बाद मेगाफोन पर वही आवाज उभरी, बाकी लोग भी बराह करम कैबिन से बाहर आ जाएं। मैंने ओजी वहीं दीवार के साथ खड़ी कर दी कि कहीं मेरे हाथ में गन देखकर किसी को गलत फहमी ना हो जाए। मालूम नहीं वो लोग मुझे पहचानते भी थे या नहीं। मैं और कैथरीन भी मोहतात अंदाज में कैबिन से बाहर आ गए। कैबिन सतह जमीन से 3-4 फुट की बुलंदी पर था। 3-4 सीढ़ियां मुख्तसर से प्लेटफार्म के आगे मौजूद थी। दाएं हाथ पर एक कुआं नजर आ रहा था जिस पर पानी खींचने के लिए चरखी भी मौजूद थी। सिर्फ कैबिन के इर्द गिर्द कुछ दूर तक जमीन साफ थी। उससे आगे चारों तरफ घना जंगल था। खुली जगह में मुझे कहीं कोई लाश पड़ी नजर नहीं आई। जंगल इतना घना था कि कुछ दूर से किसी की नकलो हरकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। जराइम पेशा अफराद के लिए वाकई ये बड़ी उम्दा पनागाह थी। कुछ देर बाद जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ लोग बरामद हुए। कुछ लोग कैबिन के अकब से भी आए थे। उनमें से सिर्फ 3 सफेद फार्म थे, बाकी तुर्क ही मालूम होते थे। गो कि उनकी रंगत भी सफेद फार्मों से कुछ कम सुर्ख और सफेद नहीं थी। वो मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक ऑटोमेटिक गन्ने उठाए हुए थे। एक के कंधे पर सब मशीन गन भी थी। मेरे लिए यह अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि वो खास तरबियत याफ्ता लोग थे और उन्होंने कमांडो एक्शन के जरिए हमान के साथियों को हलाक किया था। हमान के साथी खुद भी यकीनन कमांडो ही थे, लेकिन वो शायद उस खुशफहमी में मारे गए थे कि कोई उन्हें यहाँ आकर नहीं घेर सकता था। चारों तरफ से जंगल में बरामद होने वाले लोग हमारे करीब आ गए। मजबूत जिस्म का एक तराज कद अधेड़ उम्र सफेद फार्म शख्स उनका कायद मालूम होता था। उसकी कमर से एक मेगाफोन भी बंधा हुआ था। कुछ देर पहले हमने यकीनन उसी की आवाज सुनी थी। करीब आने पर उसकी तस्दीक भी हो गई। चार्ल्स ने सिर्फ उसी से मेरा मुख्तसर तारुफ करवाया। यह मेजर विल्सन है। उसके अलावा उसने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। खुदा का शुक्र है हम आपको जिंदा इन लोगों की गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब हो गए, मेजर विल्सन मसरूर लहजे में बोला। उसके बालों में 2-3 पत्ते अटके नजर आ रहे थे। इसमें तुम्हारा कुछ ऐसा कमाल नहीं है, चार्ल्स बोला। वो तो शुक्र है कि किसी तरह कैथरीन का एक हाथ रस्सियों से आजाद हो गया और उसकी वजह से हम तीनों के हाथ पांव खुल गए, वरना तुम्हें कैबिन में दाखिल होने से पहले हमें मुर्दा हालत में देखना पड़ता, क्योंकि हमान दोबारा भागा भागा कैबिन में आया था। फिर चार्ल्स ने मुख्तसर उन्हें बताया कि हम पर क्या गुजरी थी। आखिर में बोला, बहरहाल पासा तुम्हारे आने से ही पलटा, वरना हमारा अंजाने क्या हशर होता। हमें तैयारी के लिए बहुत कम वक्त मिला, फिर भी मेरा ख्याल है हमारी कारकर्दगी मुनासिब ही रही, मेजर विल्सन ने कहा। फिर वो अपने तुर्क साथियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुर्किश आर्मी के इन कमांडोज ने भी बड़े अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया है। दर हकीकत यही लोग इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ थे। इनके ताउन के बगैर ये ऑपरेशन इतने कम वक्त में इतनी कामयाबी से तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। काबिल दाद बात यह है कि हमारे किसी आदमी को एक गोली भी नहीं लगी।
मजीद कुछ देर तक वो वहीं खड़े एक दूसरे की तारीफ करते रहे। मैं और कैथरीन इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे। बिलाखिर चार्ल्स ने इधर उधर देखते हुए वो सवाल कर ही डाला जो कुछ देर से मेरी जुबान पर मचल रहा था। कहीं कोई लाश नजर नहीं आ रही। लाशें जंगल में हैं और हमें अंदाजा है कि कहाँ कहाँ बिखरी हुई हैं। मेजर विल्सन बोला, हम अभी उनका जायजा लेते हैं। हम उनकी रहनुमाई में जंगल में बहुत दूर तक फिरे। हमें मुख्तलिफ मकामात पर कुल 5 लाशें मिली। उनमें 2 अफराद वो भी थे जो हमें सफीर के घर से लेकर आए थे। कुल 3 अफराद कबायली लिबास में थे जो उन्होंने यकीनन सोबक के साथियों के जिस्मों से उतारे थे। बाकी 2 अफराद जीन्स जैकेटों में थे। एक कैबिन में मेरे हाथों तलवार से मारा गया था। हमान का एक साथी तो अजीब ही अंदाज में दरख्त में उल्टा लटका हुआ था। उसके पांव शाखों में कहीं फंस कर रह गए थे। उसकी गन अभी तक उसके हाथों ही में फंसी हुई थी। पहली नजर में तो यही मालूम होता था जैसे वो शख्स उल्टा लटक कर किसी का निशाना ले रहा था, लेकिन उसके सर के ऐन नीचे दायरे में फैला हुआ बहुत सा खून कुछ और कहानी सुना रहा था। खून अभी तक उसके बालों से कतरा कतरा टपक रहा था। यह खासा इबरत अंगेज समंदर था। ये तो अभी सिर्फ हमान के साथियों की लाशें थीं। उन लोगों ने सोबक के कम से कम 3 साथियों को ठिकाने लगाया था। इसका मतलब था कि जंगल में कहीं और उनकी लाशें भी मौजूद थीं। किराए के इन कातलों सोबक और हमान ने ख्वामुख्वाह ही इतने लोगों को मुसीबत में डाला था और इतने खून रेजी करवाई थी। उन्होंने अपने साथियों को नहीं, खुद को भी हलाकत में डाला था। लाशों को किसी ने नहीं छेड़ा। जब वो लोग अपना दौरा मुकम्मल कर चुके तो मैंने कहा, इनमें हमान की लाश नहीं है। तुर्किश आर्मी का एक कमांडो उखड़ी उखड़ी सी अंग्रेजी में बोला, मुझे कुछ शुबा तो है कि एक शख्स फरार होने में कामयाब हुआ है। मुझे मालूम नहीं वो कौन था। वो मेरे टारगेट पर था, लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि ऐन वक्त पर मेरी गन का क्लिप खाली हो गया। मुझे कंधे से दूसरी लोडेड गन उतार कर सीधी करने में मुश्किल से 2-3 सेकंड लगे होंगे, लेकिन उस दौरान वो गायब हो चुका था। ताहम वो चूंकि जंगल ही में अंतर की तरफ भागा था और खाली हाथ था, इसलिए मेरा ख्याल था कि हमारे किसी न किसी दूसरे साथी के हाथों जरूर मारा जाएगा। मेरे दिल में न जाने क्यों उस इंकिशाफ से खलश सी बैठ गई। हमान जान बचाकर निकल जाने में कामयाब हो गया था, लेकिन चार्ल्स को उस बात की कोई खास परवाह नहीं थी। वो उसी पर बहुत खुश था कि हम तीनों की जान बच गई थी। हमान के तमाम साथी मारे गए थे और उसे न जाने कैसे कैसे अज़ाइम का इजहार करते करते अचानक दुम दबाकर भागना पड़ा था। मेजर विल्सन बोला, अगर उनमें से हमान भागने में कामयाब हो चुका है तो हमें अब भी होशियार रहना चाहिए। बेपरवाही से इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। वो चौकन्ना सा होकर इधर उधर देखने लगा। अपनी साथियों की निस्बत वो मोहतात आदमी मालूम होता था। चार्ल्स बोला, अब तुम होशियार रहो या गाफिल, लेकिन हमें वापस भिजवाने का बंदोबस्त कर दो। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं अभी मेजर अफ्तान के साथ यहीं मौजूद रहूंगा। उसने तुर्किश आर्मी के कमांडोज में से एक शख्स की तरफ इशारा किया जो सूरत हिस्से नहायत जंगजू मालूम होता था। फिर उसने बताया, बाकी लोग वापस चले जाएंगे। हम इन लाशों के बारे में कुछ तफ्तीश करेंगे, अच्छी तरह इनका मुआयना करेंगे। हमान अगर जिंदा बच गया है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। उसका ताक्कुब जारी रहना चाहिए। अभी लेडी डियाना का मजीद 3 दिन यहाँ कयाम रहेगा। वो इस दौरान कोई और कोशिश न कर डाले। उसके पास वसाइल और साथी मौजूद हैं और हमारी मालूमात उसके बारे में नाकाफी हैं। उसने अपने एक सफ़ेद फार्म साथी को हमारे बारे में हदायत दी और हमें उसकी रहनुमाई में एक तरफ रवाना कर दिया। बेशतर अफराद हमारे साथ ही चल दिए थे। सफ़ेद फार्म शख्स दर हकीकत एक तुर्क कमांडो की मदद से हमारी रहनुमाई कर रहा था। हमें जंगल में काफी फासला तय करना पड़ा। जूं जूं हम चलते गए दरख्तों का सिलसिला छिद्रा होता गया, वरना जहां से हम चले थे वहां तो सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच सकती थी। तुर्क कमांडो न जाने किन निशानदेहियों के सहारे आगे बढ़ रहा था। खासा तवील सफर के बाद बिलाकर हम जंगल के उस हिस्से में आ पहुंचे जहां दरख्त इतने छिद्रे थे कि उनके दरमियान से छोटी मोटी गाड़ियां लहराती हुई गुजर सकती थी। यहाँ 2 बंद जीपें दरख्तों के दरमियान आड़ी तिरछी खड़ी थी। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, ऐसी ही किसी जगह पर वो पिकअप भी खड़ी थी जिसमें वो लोग हमें लेकर आए थे। सफेद फार्म कमांडो बेपरवाही से बोला, वो जगह देखी जा चुकी है, पिकअप कब्जे में ली जा चुकी है। हमारे 2 साथी वहां भी तैनात थे। जंगल में हमें और भी कई काम की चीजें मिली हैं। बहुत सा काम यहाँ पुलिस को करना होगा। हम तीनों जिस जीप में बैठे उसकी ड्राइविंग सीट एक तुर्क ने संभाली, जबकि दूसरी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए एक सफेद फार्म बैठा और हम तेज रफ्तारी से वापस रवाना हो गए। हाईवे वहां से ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में चार्ल्स मेरी तरफ झुकते हुए बोला, सोबक का मरना हमारे हक में बहुत बुरा साबित हुआ। उसके चेहरे पर तफक्कुरात के साए थे। उसका अंदाजा तो मुझे भी था, लेकिन मैंने वजाहत की खातिर पूछा, वो क्यों? वो उल्लू का पट्टा अपने कबीले के 2-3 बुजुर्गों को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर कैथरीन का रिश्ता लेने आ रहा था। इसका मतलब है उसके कबीले के खास लोगों को इल्म होगा कि वो कहाँ जा रहा था। अब अगर उसकी मौत की खबर सामने आती है तो उसके कबीले वाले फौरन ही नतीजा अखज़ करेंगे कि उसे हमने मरवाया है। अगर उसकी लाश गायब कर दी गई तब भी वो यही नतीजा अखज़ करेंगे। वो मुतफक्राना से अंदाज में खामोश हो गया। तो फिर? कैथरीन ने बाप की तरफ झुकते हुए पूछा। वो एक हंगामा बर्पा कर देंगे। मोटे दिमाग के लोग हैं। कोई बात नहीं कि वो हमारे सफ़ीर की रहाइश या हमारे सफारत खाने पर धावा बोल दें। छोटी मोटी जंग किसी कैफियत पैदा हो जाए, अगर तुर्क हुकूमत ने सख्ती की और चंद आदमी भी मारे गए तो शोर बर्पा हो जाएगा। क्या बड़ा जुल्म हो रहा है। हमारे ही मगरबी मुल्कों के अखबारी टीवी रिपोर्टर कैमरे उठा कर भागते चले आएंगे और दुनिया को बताएंगे कि किस तरह मासूम बेगुनाह कबाइलों को कुचला जा रहा है।
मुझे सूरत हाल बहुत ही पेचीदा होती दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे? मैंने पूछा। मेरे ख्याल में उसके अंदेशे बेबुनियाद नहीं थे। मैं आज रात अपने सफीर मेजर विल्सन और तुर्क हुकाम के साथ एक मीटिंग रखूंगा। इसमें फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। चार्ल्स सोचते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम दोनों को उससे पहले ही पस मंजर में चले जाना चाहिए। उसने मेरी और कैथरीन की तरफ देखा। यहाँ सिर्फ मैं मौजूद रहूंगा, जरूरी नजर आया तो मैं भी खिसक जाऊंगा। अफजल, तुम तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वापस चल जाओ, और कैथरीन तुम अपने पहले प्रोग्राम के मुताबिक यूरोप रवाना हो जाओ। मैं तो खुद फौरी तौर पर पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तो खामखा ही यहाँ अजीबो गरीब हालात में उलझा रहा हूँ। कैथरीन बाप से मुखातिब हुई। पहले तो मेरे मकासद कुछ और थे, अब मेरी तरजीहात बदल चुकी हैं और आप भी साथ नहीं होंगे। क्यों ना मैं भी अफी के साथ पाकिस्तान चली जाऊं? वो मुझसे पूछने के बजाय अपने बाप से पूछ रही थी। गोया सिर्फ वही उसे मेरे साथ जाने या न जाने की इजाजत दे सकता था। इसमें मेरी अपनी मर्जी की कोई अहमियत नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ पाकिस्तान जाए। इससे मेरे लिए बहुत सी दुश्वारियां पैदा हो सकती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर चार्ल्स ने उसे पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी तो मैं मना कर दूंगा। उस वक्त मैंने खुदा का शुक्र अदा किया जब चार्ल्स ने एक लम्हा सोचने के बाद कह दिया, नहीं नहीं, तुम्हारा पाकिस्तान जाना ठीक नहीं है। तुम्हें अगर अपने मजीद कुछ काम निपटाने हैं तो फ्रांस या इटली की तरफ निकल जाओ, वरना वापस लंदन ही चली जाओ और अपने बाप के घर की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दो, जो तुम्हारे जाने के बाद से बिल्कुल ही उजड़ कर रह गया है। कैथरीन का मुंह लटक गया था, लेकिन वो गोया खुद पर जबर करते हुए बोली, आप कहते हैं तो चली जाती हूँ। मुझे इस वक्त जरा आपकी फरमाबरदार और सादतमंद बेटी बनने का शौक चढ़ा हुआ है, इसलिए आपकी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं जरूर पाकिस्तान जाती। बहरहाल मैं कभी न कभी जरूर जाऊंगी, जरूर जाना, लेकिन किसी माकूल वजह से साया मत करो। चार्ल्स नासेहाना से अंदाज में बोला। मेरा उस वक्त इत्मीनान की गहरी सांस लेने को जी चाह रहा था, लेकिन मैं कैथरीन को एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि फिलहाल उससे जान छूटने पर मुझे खुशी हुई थी। किसी की इस हद तक भी दिल शिकनी अच्छी नहीं थी। मैं आज सेठ रमजान को कराची फोन करना चाहता हूँ। उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मैं कराची रवाना हो जाऊंगा। आप मेरी जल्द अज जल्द उससे बात करवा दें। मैंने चार्ल्स से दरख्वास्त की। यह तो कोई मसला नहीं। चार्ल्स धीमे लहजे में बोला। घर पहुंचकर मैं सफीर के खुसूसी टेलीफोन पर अभी तुम्हारी सेठ रमजान से बात करवा देता हूँ। कुछ देर बाद जीप ने हमें बरतानवी सफीर के बंगले के सामने उतार दिया। चार्ल्स ने एक तुर्किश ऑफिसर से कुछ देर जरा अलग खड़े होकर बातें की। शायद वो आइंदा का कोई प्रोग्राम तय कर रहा था। फिर दोनों गाड़ियां वापस रवाना हो गई और हम अंदर आ गए। चार्ल्स बोला, तुम शावर लेकर लिबास तब्दील कर लो और कुछ इंसानी हुलिये में आ जाओ। मैं भी तब तक अपनी हालत दुरुस्त करके कुछ जरूरी टेलीफोन करता हूँ, फिर सेठ रमजान से तुम्हारी बात करवाता हूँ। मैंने उसके मशवरे पर अमल किया, लेकिन सेठ रमजान से बात होने की नौबत रात के खाने के काफी देर बाद ही आ सकी, क्योंकि उस दौरान सफीर साहब भी घर आ गए थे और चार्ल्स उसके साथ स्टडी में बंद होकर बहुत देर तक कुछ बातचीत करता रहा। इस दौरान घर के टेलीफोन भी काफी मसरूफ रहे। फिर सफीर दोबारा कहीं रवाना हो गया। घर में कुछ खिचड़ी सी पक रही थी। मुझे अंदाजा हुआ कि वो लोग सेवक के कबीले के रद्दअमल के सिलसिले में खासे परेशान थे। आखिरकार चार्ल्स ने मुझे स्टडी में बुलवाया। वहाँ 3 रंग के टेलीफोन रखे थे, सुर्ख, सब्ज और नीला। चार्ल्स ने सब्ज फोन पर बराह रास्त सेठ रमजान का नंबर मिलाया और रिसीवर मुझे थमा दिया। उसने खुद सेठ रमजान से बात करने की कोशिश नहीं की। कौन है भाई? दूसरी तरफ से सेठ रमजान कदरे बेजारी से पूछ रहा था। उसके लहजे में खफीफ सी बेजारी अक्सर ही पाई जाती थी और यह मसनूई होती थी। मैं हूँ अफसल, मैंने आहिस्तगी से कहा। अफजल, तुम कहाँ हो? उसने फौरन तेजी से पूछा। उसके लहजे से बेजारी यकदम गायब होगी और मैंने चश्मे तसव्वुर से देखा वो गोया चौकन्ना होकर बैठ रहा था। मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे भेजा था, मैंने आह भर कर कहा। तुम अपना नंबर मुझे दो, कुछ देर तक मैं खुद तुम्हें फोन करता हूँ। मैं इस नंबर पर बात नहीं कर सकता, सेठ रमजान मुजरिबाना आवाज में बोला। मैंने नंबर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन टेलीफोन सेट पर कोई नंबर नहीं था। मैंने चार्ल्स से नंबर पूछा और यह भी पूछ लिया कि सेठ रमजान को यह नंबर देना मुनासिब था या नहीं। उसने सर के इशारे से इजाजत दे दिया और नंबर बता दिया। नंबर लेते ही सेठ रमजान ने फोन बंद कर दिया और हम वहीं बैठकर उसकी कॉल का इंतजार करने लगे। सेठ रमजान को उस नंबर पर कॉल मिलवाने में कुछ देर लग गई। मुझे नहीं मालूम था कि चार्ल्स को सेठ रमजान के माजी और हाल के चक्रों का कुछ हद तक इल्म था। मैंने गोल मोल सी बात की, वो मेरी ही वजह से इतनी एहतियात कर रहा है। आखिर फोन की घंटी बजी। रिसीवर मैंने ही उठाया। दूसरी तरफ सेठ रमजान ही था। वो पहले की निस्बत जरा पुरस्कून लहजे में बोला, अपने पुराने नंबरों के बारे में मुझे इत्मीनान नहीं है। मुझे सही तौर पर मालूम तो नहीं है कि वो टेलीफोन टेप होते हैं या नहीं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में मेरे कई राज लीक आउट हुए हैं और तुम्हारा मामला तो बहुत ही नाजुक मालूम होता है, इसलिए मैं ज्यादा एहतियात कर रहा हूँ। यह नंबर महफूज है क्या? मैंने पूछा। हाँ, ये नंबर नोट कर लो और आइंदा जब भी बात करनी हो सिर्फ इस नंबर पर करना। ये एक अजीबो गरीब नंबर है। मैं तुम्हें इस पर फौरी तौर पर नहीं मिलूंगा। इस पर पैगाम छोड़कर 5-10 मिनट बाद तुम्हें दोबारा फोन करना होगा। उसने नंबर बताया। फिर बेताबी से बोला, अच्छा ये जरूरी बकवास तो हो गई, तुम अपना हाल हवाल सुनाओ। खैरियत से पहुंच गए? अब कहाँ हो, किस हाल में हो? मेरी दास्ताने गरीब हमजा काफी लंबी है, इसका खुलासा भी फोन पर सुनाना मुश्किल है। फिलहाल मैंने सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया है कि मैंने एक काम तुम्हारे सुपुर्द किया था। तुम्हें मेरे कुछ साथियों से राब्ता कायम करने की कोशिश करना थी। ये बताओ इसमें कुछ कामयाबी हुई या नहीं? मैंने पूछा।
हाँ, तुम्हारे एक साथी से राब्ता हुआ है। वो कुछ हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला, उसका नाम सुलेमान है, वो लाहौर से आया हुआ है और तुम्हारी तलाश में है। मैं तो उसे नहीं पहचानता था, मेरा मतलब है उसकी असल शक्ल में भी मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। इत्तेफाकन ही मुलाकात हुई थी। वो किसी फिल्मी कैरेक्टर की तरह हुलिया बदले तुम्हारे ही होटल में बैठा हुआ था और ऐसे जासूसी स्टाइल से बड़े खुफिया तरीके से मुझसे मिला कि मेरी रूह फिदा हो गई थी। मैं समझा था 007 मुझे KGB का एजेंट समझकर अगवा करने आ गया है। उसमें सिर्फ एक कमी थी जिसकी वजह से वो 007 मालूम नहीं हो रहा था। वो कुछ कहते कहते रुक गया। फजूल बातें कम करो और काम की बात करो, मैंने बेताबी से कहा। मकसद ये कि तुम्हारा उससे राब्ता हो गया। हाँ, तुमने जो फोन नंबर दिए थे और राब्ते के जो तरीके बताए थे उनमें से कोई काम नहीं आ सका। बस सुलेमान से इत्तेफाकन राब्ता हो गया। हालात क्या है, मैंने पूछा। उसने कहा है कि अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, लेकिन मुकम्मल एहतियात अब भी जरूरी है। यहाँ अब बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं और तुम्हारी जरूरत महसूस की जा रही है। उससे ज्यादा उसने मुझे नहीं बताया। उसने एक फोन नंबर दिया है जिस पर उसके लिए सिर्फ पैगाम छोड़ा जा सकता है या फिर मेरे तवस्सुत से उससे राब्ता कायम किया जा सकता है। मुझे वो खुद ही दूसरे तीसरे दिन फोन करता रहता है। गोया मैं वापस आ सकता हूँ। मैंने तस्दीक चाही। हाँ, लेकिन मुकम्मल एहतियात के साथ। उसने दोबारा ताकीद की। ठीक है, बस मुझे यही मालूम करना था। मैं जल्द ही तुम्हें अपनी आमद के बारे में इत्तला दूंगा। मैंने कहा, अब मेरी तुम्हारी बात तुम्हारे इस दरीना दोस्त से कराता हूँ जिसकी हमदर्दी में तुमने मुझे इस तरफ धक्का दिया था। यह कहकर मैंने रिसीवर चार्ल्स को थमा दिया। वो बहुत देर तक पुरजोश अंदाज में सेठ रमजान से बातें करता रहा, मेरी खूब तारीफें भी करता रहा। ताहम यहाँ हम लोग जिन हालात से गुजर रहे थे उनका उसने कोई जिक्र नहीं किया। कुछ देर की गपशप के बाद उसने फोन बंद कर दिया। मैं उस वक्त सोचों में उलझा हुआ था। हालात की तस्वीर वाज़ेह नहीं थी, लेकिन वो सिग्नल बहरहाल मिल गया था जिसका मुझे इंतजार था। मैं फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। चार्ल्स कुछ देर बाछें फैलाए मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, अब तुम वापस जाना चाहोगे? बेशक, मैंने जवाब दिया। मैं आज शाम ही इस सिलसिले में गौर कर रहा था कि अगर तुम्हें जल्द जाने की जरूरत पेश आ गई तो क्या तरीका इख्तियार किया जाए। 2-3 तरीके मेरे जहन में है। सफीर और मकामी हुकाम से मेरी बातचीत भी यही तय पाई है कि हम सब ही फौरी तौर पर यहाँ से खिसक जाएं। तुम्हें भेजने का एक तरीका जिस पर फौरी तौर पर अमल हो सकता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो इस पर अमल कर लेंगे। मुझे तो अगर आप इस वक्त बोरी में बंद करके पार्सल के तौर पर भेज दें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैंने कहा, अभी ऐसा भी बुरा वक्त नहीं आया। चार्ल्स बोला, हम तुम्हें अच्छी खासी इज्जत व आबरू से भेजेंगे। 3-4 हसीन, चंचल और आज़ाद ख्याल लड़कियां तुम्हारे हम सफ़र होंगी। जहाज में फर्स्ट क्लास में सफ़र करोगे। इतना लालच न दें कि रात गुजारनी भी मुश्किल हो जाए मिस्टर चार्ल्स, मैंने कराह कर कहा। मसनूई इश्तियाक मत दिखाओ और तवज्जो से मेरी बात सुनो। चार्ल्स बोला, कल दोपहर तुर्की का एक सकाफती ताइफा पाकिस्तान रवाना हो रहा है। उनमें किसी गुलकार या रकास के पासपोर्ट पर तुम्हारी तस्वीर लगाकर भेज देते हैं। उन्हें सरकारी तौर पर रिसीव किया जाएगा। उनकी कोई खास चेकिंग नहीं होगी। उनमें शामिल होकर तुम यहाँ से निकल जाओ। वहाँ पहुँचकर अलग हो जाना। लेकिन मुझे तो तुर्की नहीं आती और वहाँ जाकर क्या मुझे गुलकारी और रक्स का मुजाहरा भी करना पड़ेगा? मैंने तशवीश से कहा, नहीं भाई, अभी इन फनून पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि तुम रक्स करने या गाना गाने लग जाओ, और वो भी तुर्की में। चार्ल्स बोला, इस ताइफे के प्रोग्राम तो 2-3 दिन में शुरू होने वाले हैं। इस दौरान तुम इससे अलग हो जाना। उस वक्त तक हम यहाँ से किसी न किसी तरह असल सिंगर या डांसर को भेज देंगे। वो तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारा मसला सिर्फ वहाँ पहुँचना है। रास्ते में ताइफे के दीगर लोग तो महसूस कर लेंगे कि मैं उनका साथी नहीं हूँ। वो कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? मैंने पूछा। नहीं, चार्ल्स ने जवाब दिया। उन्हें मालूम होगा कि उनके एक साथी की जगह कोई और उनके साथ सफर कर रहा है, लेकिन वो इस सिलसिले में किसी तशवीश में मुब्तला नहीं होंगे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी सिवाय इन परेशानियों के जो तुम खुद मोल लोगे। क्या मतलब? मैंने वजाहत चाहिए। मतलब यही कि अगर तुम ताइफे में शामिल किसी हसीन लड़की पर चारों हाथ पैरों से आशिक हो गए या उसने तुम पर दिलो जान से आशिक होने का फैसला कर लिया तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। चार्ल्स ने जवाब दिया, मैं तो आजकल इश्क से इस तरह परहेज कर रहा हूँ जिस तरह नमूनिया का मरीज बर्फ के पानी से करता है। मैंने कहा, आजकल मेरे सितारे वैसे ही गर्दिश में हैं, या फिर शायद सितारे तो जहाँ थे वहीं हैं, लेकिन मैं गर्दिश में हूँ। मैं उसे नहीं बता सकता था कि मेरे परहेज की वजह से उसकी अपनी बेटी कितनी झुंझलाहट का मुजाहरा कर चुकी थी। वैसे चार्ल्स के रवैये से मैंने महसूस किया था कि वो चाहता था कि मैं कैथरीन से दोस्ती बढ़ाऊं, लेकिन इस मामले में बहुत संजीदा रहूं, और अगर मेरा कैथरीन के सिलसिले में संजीदा होने का इरादा न हो तो फिर उससे दूर ही रहो। लड़कियों के मामले में शायद वो मुझे बहुत मतलून मिजाज और दिल फेंक समझता था। मैंने उसकी राय में तोसी करने की कोशिश नहीं की थी। उसके लिए शायद मेरा नुक्ता नजर समझना मुश्किल होता। वो एक बार फिर असल मौजू पर आते हुए बोला, तुम इस तरीके से जाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा ना कि मैं तो हर तरीके से जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मंजिल पर पहुंचना चाहिए। रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने जवाब दिया, कोई गड़बड़ नहीं होगी। उसने यकीन दिलाया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, अलबत्ता एक मसला है, जिस फ्लाइट से यह ताइफा जा रहा है वो इस्लामाबाद उतरेगा। मैंने एक लम्हे सोचकर फिर कहा, कोई बात नहीं,
आप मेरा प्रोग्राम फाइनल कर दें, फिर मैं सेठ रमजान के जरिए कराची अपने साथी सुलेमान को इस प्रोग्राम की इत्तला करा दूंगा। मुझे उम्मीद है वो खुद ही इस्लामाबाद पहुंचकर मुझसे राब्ता कर लेगा या इस्लामाबाद में किसी और साथी को इत्तला दे देगा। मेरा एक साथी भी मुझसे मिल लिया तो बाकी सबसे खुद ब खुद राब्ता हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी तमाम तफसीलात बता देता हूँ। चार्ल्स ने मुस्तदी से कहा। उसने एक बार फिर फ़ोन संभाला और न जाने कहाँ कहाँ के नंबर डायल करना शुरू कर दिए। उसने कई अफराद से बात की, किसी से तुर्की में और किसी से अंग्रेजी में। आखिर उसने फ़ोन का पीछा छोड़ा और मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, सब कुछ तय हो गया है। कल 1:30 बजे की फ़्लाइट है, 8 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। फवादुल खास नामी एक गुलकार है जिसकी जगह तुम सफ़र करोगे। ताइफा यहीं से अपने सकाफती लिबास में रवाना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्रेस वाले भी उनके मुंतजिर होंगे और तस्वीरें बनाएंगे। इसलिए फैसला किया गया है कि ताइफा यहीं से अपने मुकम्मल सकाफती लवाजमात के साथ रवाना होगा, यानी मुझे भी उसी हुलिये में वहां पहुंचना होगा। मैंने पूछा, हाँ ये तो और भी अच्छा है, तुम्हें गोया गैबी इमदाद मिल गई है। तुम्हारा हुलिया काफ़ी हद तक तब्दील हो जाएगा, तुम्हारे पहचाने जाने के इम्कानात और कम हो जाएंगे। चार्ल्स बोला, कल 11 बजे मैं तुम्हें कल्चरल सेंटर पहुंचा दूंगा और ताइफे के कायद से मिलवा दूंगा। वहां सब मौजूद होंगे, तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी और वहीं से एक गाड़ी तुम्हें लेकर एयरपोर्ट रवाना हो जाएगी। ठीक है, इस्लामाबाद में तुम्हारा इस्लामाबाद होटल में क़याम होगा। बिल्कुल ठीक है, मैंने सारी लाया। आप दोबारा सेठ रमज़ान से रब्ता करें और उसे ये सब कुछ बता दें। वो सलमान को मुतल्ला कर देगा। मुझे उम्मीद है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जहाँ कहीं भी मेरे दोस्त मौजूद होंगे उन्हें खबर मिल जाएगी कि मैं वापस आ रहा हूँ।